नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। बीते कुछ वक्त से देश के बैंकिंग सेक्टर में काफी हलचल मची हुई, चाहे बैंकों के एनपीएस का मसला हो या अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले। कस्टमर्स से लेकर सरकार और रिजर्व बैंक सबकी फिक्र बैंकों को लेकर बढ़ी है और अब आ गया है इंडसइंड बैंक का मामला। इस मामले में हर दिन नई परतें खुल रही हैं और अब इंडसइंड बैंक को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस बैंक को लेकर फिक्र को बढ़ाने वाली हैं। तो आज के मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज बात करेंगे इकोनॉमी की, देश में डिमांड के हालात की और इस पर आई HSBC की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या बड़ा अनुमान है, इसे समझेंगे। और आज एक और मसले पर चर्चा करेंगे जो कि बेहद अहम है और सीधे तौर पर आपकी जेब और इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक रखता है। बात होगी इन्वेस्टमेंट के इस पहलू की कि क्या अब बाजारों और म्यूचुअल फंड से हटकर पुराने और निवेश के ठोस माने जाने वाले ठिकानों में वापसी करने का वक्त आ गया। तो चलिए अब फटाफट करते हैं शुरुआत। इंडसइंड बैंक ने इस हफ्ते रिजर्व बैंक, सरकार से लेकर आम लोगों तक को सख्ती में डाल दिया। बैंक ने कहा कि उसे फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में गड़बड़ी का पता चला है। इससे बैंक पर एक दो नहीं बल्कि 1500 करोड़ रुपए का असर पड़ सकता है। लेकिन बैंक के इस खुलासे के बाद से हर दिन इंडसइंड बैंक मामले में नई परतें खुल रही हैं। बड़ी खबर यह आई है कि 2023 और 2024 के दौरान बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ यानी दो टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने 157 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की। बैंक के सीईओ सुमंत कठपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना है। कठपालिया ने इस दौरान 134 करोड़ रुपए के करीब 9.5 लाख शेयर्स बेचे, जबकि 34 करोड़ रुपए के 3,96,000 शेयर्स खरीदे। इसी तरह खुराना ने 82 करोड़ रुपए में 5,50,000 के शेयर्स बेचे और 25 करोड़ रुपए के 2,38,000 शेयर्स को खरीदा। इस खरीद फरोख्त में शामिल ये शेयर्स जो हैं इनके ESOPs का हिस्सा थे। यानी ESOPs जो आप समझ पा रहे हैं, ESOPs ये एक एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान होता है। इसके साथ ही इंडसइंड बैंक पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट भी आई। मैक्वायरी ने कह दिया कि अगर बैंक के शेयरों का भाव 600 रुपए के नीचे चला गया तो इसके प्रमोटर्स को बैंक में अपनी 80% तक होल्डिंग गिरवी रखनी पड़ सकती। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इंडसइंड बैंक को लेकर हो रहे जो नए खुलासे कितनी फिक्र पैदा करने वाले हैं? नहीं, जाहिर तौर पर इंडसइंड बैंक में जो खुलासे हुए हैं, जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स को लेके, उसकी हेजिंग को लेके और उसमें एक लॉस 1500 करोड़ का जो लॉस है, जिसकी बात खुद बैंक ने मानी है कि वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पता चली हैं। उसके बाद RBI सक्रिय हुआ है और अब एक के बाद एक नई चीज़ें निकली हैं, जिसमें 2023 और 24 में बैंक के CEO सुमंत कठपालिया और डिप्टी CEO के जो शेयरों के बेचने की बात है, खरीद फरोख्त की बात है जी, वो सामने आई है। 157 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की गई है। ये इस लिहाज से आप समझिए कि जो सुमंत कठपालिया हैं उनको अभी RBI ने 1 साल का सिर्फ एक्सटेंशन दिया है। बोर्ड ने, बैंक के बोर्ड ने उनको 3 साल के एक्सटेंशन CEO पद के लिए मांगा था। RBI के कंसर्न थे, केवल 1 साल का दिया है जी। अब बात निकल कर आ रही है कि क्या जो 157 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं उसका क्या मसला है। देखिए, वैसे तो जैसे आपने बताया कि ESOPs की बात है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट होती हैं, शेयर मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ बताती, इस तरफ इशारा करती है कि आपके पास अगर किसी बैंक के या किसी भी कंपनी के शेयर हैं तो आप उसको कब बेचेंगे? अगर आपको लगेगा कि वहाँ आउटलुक ठीक नहीं है या आप प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आउटलुक अच्छा है, आप बैंक या आपके जिस कंपनी के शेयर हैं वो ठीक है, तो आपका अगर सेंटीमेंट स्ट्रांग है तो आप उसमें और उसके तेज़ी होने का इंतज़ार करेंगे जी। तो यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि क्या चीज़ों की जानकारी थी, क्या किस तरह की बातें थी। एक ये बड़ा मसला यहाँ पे उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर बेचने की क्या वजह रही। रिजर्व बैंक, एक और आपको बात बता दूं, इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले को भी दायरा बढ़ाकर जांच कर रहा है।
जैसी खबरें आ रही हैं, ये भी एक बड़ी बात है। फिर आपने मैक्वायरी की जो बात बताई, मैक्वायरी ने जो कहा है कि आप 600 से अगर नीचे चला गया तो आपको प्रोमोटर्स को अपनी जो स्टेक है वो 80% तक स्टेक जो है उनका जो बैंक में है उसको प्लेज करना पड़ेगा। अभी IIHL के जरिए हिंदुजा जो ग्रुप है उसकी 15% स्टेक है, उसका 50% हिस्सा जो है बार्कलेस बैंक और डॉयचे बैंक के पास प्लेज्ड ऑलरेडी है जी। ये 50% हिस्सा गिरवी रखा गया ताकि बैंक को लोन लिया जा सके, इसलिए ये पैसा रखा गया था, शेयर रखे गए थे। अब अगर शेयर नीचे जाता है तो जिस वैल्यू पे ये जो प्लेज किए गए थे वहाँ पर आपको बढ़ाने के लिए और शेयरों को गिरवी रखना पड़ सकता है और वो फिर तादाद आपकी 80% तक जा सकती है। रिपोर्ट ये भी एक इशारा कर रही है, इस बात का जानकारी दी गई है कि ये फिर अगर फैलता है तो जो हिंदुजा ग्रुप की जो और कंपनियां हैं वहाँ पर भी इस मामले में, यानी जो प्लेज करने का शेयर का मामला है वो दूसरे उसमें भी दिखाई दे सकता है और ये एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ी चिंता की बात है। चलिए मैक्वारी की जो रिपोर्ट है उसको भी डिकोड करते हैं सर। कल दिन के दौरान, ट्रेडिंग सेशन के दौरान 606 रुपये का लू लगाया है इंडसइंड बैंक ने। अब फिलहाल निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी भी आई है, 672 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जस्ट 600 लेवल की बात की जा रही है। क्या वो साइकोलॉजिकल लेवल है ये तो टेक्निकल और मार्केट के एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन सर 600 वाला लेवल अभी टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है सर, बैंकिंग सेक्टर में ये जो बार बार जो खबरें आ रही हैं, इस तरह की इरेगुलरिटीज़ की बात हो रही है सर। इंडसइंड बैंक को देखिए, PNB वाला 271 करोड़ का मामला था, वो भी दोबारा था, PNB में पहले भी बात आई थी, आप PMC की भी बात कर रहे थे, कोऑपरेटिव बैंक वाला भी मामला है। तमाम जो मामले हैं ये बार बार आ रहे हैं, तो क्या आम निवेशक जो है या आम जो देश की जनता जो है, देश की जनता वो समझ रही है कि क्या बैंकिंग सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं या नहीं है? क्योंकि जो विश्वास है वो डगमगाता हुआ दिख रहा है सर। ये बिल्कुल सही बात है। बैंक्स में जो हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि बैंक्स में कोई भी पैसा इसलिए नहीं लगाता या रखता है क्योंकि बैंक बहुत अच्छे तरीके से आपका पैसा रखेगा, संभाल कर रखेगा। बैंक को में पैसा रखने की वजह होती है कि आदमी का ट्रस्ट होता है बैंक पर, लोगों का भरोसा होता है कि यहाँ मैंने पैसा लगाया है, डिपॉजिट किया है, यहाँ मेरा पैसा सेफ होगा। और जब वहाँ चिंताएं पैदा होती, जब बैंकों में इस तरह के मामले आते हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी के, इंटरनल कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ के मामले आते हैं, जैसा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में आया, बोर्ड को RBI को सुपरसीड करना पड़ा, अंत में RBI को एक्शन में आना पड़ता है। यहाँ पे भी वो मामला दिख रहा है। और ग्राहकों की चिंता, चूँकि करोड़ों ग्राहक जुड़े होते हैं बैंकों के साथ, कर्ज भी लिए हैं, बैंकों में पैसा भी डिपॉजिट है, तो अब अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो वहाँ पर रिजर्व बैंक अब जो टॉप पोजीशन है, CEO का पद है, उस पर किसी दूसरे शख्स की नियुक्ति पर भी विचार करता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी बैंकर को बैठाने की बात चल रही है सर। बिल्कुल, RBI ने कुछ नाम मांगे हैं इंडसइंड बैंक के बोर्ड से कि आप नाम दीजिए जिसको CEO पोजीशन पर रखा जा सके। हालांकि अभी ही 1 साल का एक्सटेंशन मिला है सुमंत कटपालिया को, और वो अभी 24 मार्च से शुरू होगा और अगले साल 23 मार्च तक चलेगा। लेकिन हो सकता है कि बीच में ही RBI उनका टर्म खत्म करके किसी दूसरे शख्स को बिठा दे। और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि अब RBI को लग रहा है कि जो बैंक जो नाम देगा अपने इंटरनल, वहाँ से किसी को RBI एक्सेप्ट न करे, उसको मंजूरी न दे, और RBI किसी एक्सटर्नल शख्स को, यानी किसी पब्लिक सेक्टर बैंकर को आप RBI यहाँ पर टॉप पोजीशन पर बिठा सकता है। और ये एक बड़ी खबर है कि इस RBI को जो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के मैनेजमेंट है वहाँ पर अब लगता है कि जो है सरकारी बैंकों के जो बड़े पोजीशन पर रहे लोग हैं उनको बिठाना चाहिए। अभी आपको बताऊं, कम से कम 6 बैंक ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक जहाँ पर रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंकों के अफसरों को मुख्य पोजीशंस पे बिठाया हुआ है, जिसमें यस बैंक है, जिसमें बंधन बैंक है, ऐसे कई बैंक हैं जहां पर इस तरह की नियुक्तियां की गई हैं। तो बड़ी बात यह है कि इंडसइंड बैंक का जो टॉप पोजीशन है, जहां पे CEO कटपालिया हैं, जिन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम्स है, उनकी बदली हो सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर किसी सरकारी बैंक के किसी अफसर को अपॉइंट कर सकता है RBI। सर लगातार मैं मनी सेंट्रल को ट्रैक कर रहा हूं, उसमें जो व्यूअर्स का जो कमेंट सेक्शन है उसमें लोग लगातार ये पूछ रहे हैं, जब भी ये बैंकिंग क्राइसिस वाला जो मामला आता है, कि क्या जो हमारा जो वॉचडॉग है, जो देश का जो केंद्रीय बैंक है RBI, क्या वो सुस्त पड़ा हुआ है? ये भी बातें आ रही है सामने। क्या वो अपनी जो कड़ाई है उसको ढीला रखा है क्या सर? को
कुछ देख नहीं पा रहा है या क्या, ऐसी कुछ बातें हैं, उस पर भी आपसे नहीं, जानना हाल के वक्त में जो देखिए एक के बाद एक दो बैंकों की घटनाएं ये आ गई। पहले न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आया जहां पे करोड़ों इन्वेस्टर्स फंसे। उसके बाद इंडसइंड बैंक का मामला आ गया जहां पे पूरा का पूरा फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रेड में वहां पे 1500 करोड़ रुपए की चपत लगने की बात आई, बैंक ने खुद स्वीकार किया। इसके पहले यस बैंक का मामला हुआ, इसके पहले पीएमसी का मामला हुआ, इसके पहले पिछले ही साल की अगर हम बात करें तो बैंकों में एनपीएस को लेके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एनपीएस को लेके, स्ट्रेस को लेके लगातार खबरें आई, आरबीआई को वहाँ सख्ती करनी पड़ी जी। वैसे दुनिया भर में आरबीआई को सबसे सख्त बैंकिंग रेगुलेटर के तौर पर जाना जाता है। भारत में जो बैंकिंग सेक्टर के नॉर्म्स हैं वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सख्त ही है, कमज़ोर नहीं है। आरबीआई को, और आपको ये भी बता दें कि लगातार 2 साल से रिजर्व बैंक के जो अब तक के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको बैंकर ऑफ द ईयर के अवार्ड भी मिले जी। तो दुनिया भर में उनकी साख भी है, रिजर्व बैंक की भी साख है। लेकिन हाल के वक्त में जो ये घटनाएं हुई हैं ये जरूर ये दिखा रही है कि क्या रिजर्व बैंक को अपनी मॉनिटरिंग प्राइवेट बैंक्स हो या सरकारी बैंक्स हो, दोनों पर बढ़ाने की जरूरत है क्या जी। क्योंकि अब जब बात निकल के आ रही है तो अब आरबीआई माना ये जा रहा है कि आरबीआई इंडसइंड बैंक के पूरे कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को देखना चाहता है और साथ ही साथ उसने जितने भी बड़े बैंक हैं वहाँ पर भी उसने इनके फॉरेक्स डेरिवेटिव में पूरे ट्रेडिंग के डिटेल और पोजीशंस दोनों को मैच करने के लिए हिसाब किताब को मंगा लिया है कि आप लेके आइए और हमें बताइए कि आपने कब कब क्या क्या पोजीशंस ली और उसके अगेंस्ट आपके क्या क्या ट्रेड हुए। तो वो मिलान करना चाहता है, आरबीआई जानना चाहता है कि क्या दूसरे बैंकों में तो ये गड़बड़ी नहीं है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है अब आरबीआई वहाँ थोड़ी सी और अपनी मॉनिटरिंग बढ़ा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर सख्ती की या जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स की बात है, कोऑपरेटिव बैंक्स में तमाम तरह की खामियां का खुद आरबीआई ने जी किया है। देखने को भी मिला, लंबी लंबी कतारें हो, अपना पैसा निकालने के लिए मशक्कत करने पड़ते थे। बिल्कुल, आरबीआई ने तमाम कोऑपरेटिव बैंक्स पे सख्ती की, खासतौर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे। उसके बावजूद जो ये वाला मामला आया आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का, वो दिखाई दिया जी। तो वहाँ पे राजनीति है, वहाँ पे कई तरीके के दूसरे मसले हैं और आरबीआई प्रॉपरली क्या इनको मॉनिटर नहीं कर पा रहा, ये सवाल बार बार अभी भी उठ ही रहा है। चलिए, इंडसइंड बैंक की पूरी इस आफत के बाद अब बात करेंगे देश की इकॉनमी की बात करेंगे, क्योंकि देश के सामने एक बड़ी मुश्किल इस वक्त खपत और डिमांड है। देश इन दोनों की सुस्ती के दौर से गुजर रहा है, लेकिन क्या सुस्ती का ये दौर गुजरता दिख रहा है? यानी अब चीजें कुछ दुरुस्त होती दिख रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगला फिस्कल डिमांड और प्रोडक्शन को लेकर बढ़िया रह सकता है। HSBC इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अगले 1 साल के लिए डिमांड आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट बनी हुई। नए प्रोजेक्ट्स हो, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो, एडवर्टाइजिंग हो और टेक इन्वेस्टमेंट हो, इन कॉन्फिडेंस की वजह है बताई जा रही है। 30% कंपनियों को आउटपुट ग्रोथ की उम्मीद, हालांकि ये अक्टूबर 2024 के 33% के लेवल से कम है। इकॉनमी को लेकर एक और अच्छी खबर आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। इसमें कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे डिमांड वाला कंज्यूमर मार्केट बनने जा रहा है। देश के एक बड़े एनर्जी ट्रांजिशन से गुजर रहा है और क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। साथ ही देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ रहा है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या इकॉनमी में अब सुधार होता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ ग्रीन शूट्स की हमने बात पीछे भी की थी, जब दिसंबर के जो कुछ नंबर आए थे, जनवरी के कार सेल्स के या रजिस्ट्रेशन के नंबर आए थे, वहाँ पे ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहा था। अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी थोड़े से खपत में बढ़ोतरी दिखाई दी थी और ऐसा लग रहा था कि ये ग्रीन शूट्स इकॉनमी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन फरवरी के कुछ जो नंबर आए, कार सेल्स के जो नंबर आए, वहाँ पे फिर दिखाई दिया कि कुछ गड़बड़ी होती दिख रही है। लेकिन अब HSBC इंडिया का जो बिजनेस आउटलुक सर्वे आया है, साल में 3 बार होता है, एक फरवरी में, एक जून में और एक अक्टूबर में। ठीक है सर। फरवरी की ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भारत में जो डिमांड है, खपत है, वो बढ़ती हुई अगले साल दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि जो बिजनेस आउटलुक है वो स्ट्रॉन्ग है। दुनिया के जो दूसरे देश हैं, यानी ग्लोबल जो एवरेज है, उसके मुकाबले इंडियन जो कारोबारी हैं उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त ऊंचा है। उनको लग रहा है कि जो डिमांड में ग्रोथ आएगी और आउटपुट में भी ग्रोथ आएगी। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्फिडेंस है वो 30% पे रहा है, जबकि अक्टूबर में ये 33% पर
था। एक जो कॉम्पिटिटिवनेस का मामला है, वो जो कारोबारी हैं, लगभग 800 कंपनियों पर सर्वे किया गया, उसमें कारोबारियों ने कहा कि जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है यानी प्रतिस्पर्धा है, जो मुकाबला है, वो उनके सामने एक चुनौती है। दूसरा, क्लाइंट्स जो कम प्राइसिंग की डिमांड कर रहे हैं, वो उनके सामने एक बड़ी मुश्किल है। तो ये जो दो बड़ी मुश्किलें हैं, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन ओवरऑल FY26 में जो बिजनेस सेंटीमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है कारोबारियों का, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि उनको लग रहा है कि डिमांड में और खपत में मजबूती आने वाली है। जी सर, IIP के आंकड़े भी आए हैं सर, वो भी बहुत शानदार रहे। महंगाई दर के भी जो आंकड़े आए हैं वो भी बहुत शानदार रहे। दोनों फ्रंट पे हम लोगों को गुड न्यूज़ देखने को मिला। क्या उसको भी इस कहानी से जोड़कर देखा जाए क्या? महंगाई को जोड़ सकते हैं और IIP के नंबर को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन IIP के नंबर जो आए हैं, उसको अगर हम दिसंबर के जो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा है उसके साथ अगर हम जोड़ के देखें, तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी सुस्ती या नरमी नज़र आ रही है। 3.5% का जब दिसंबर में के जो ग्रोथ के आंकड़े आए थे अभी हाल में, तब 3.5% की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बताई गई थी। ठीक है सर। पिछले साल अगर आप दिसंबर तिमाही के अगर आंकड़ों को देखते हैं तो वो 14% थी। उसके पहले जून का जो अगर क्वार्टर था, इस फिस्कल का जून क्वार्टर था, वहाँ पे 7% की ग्रोथ थी। तो वो, और इसके बाद सितंबर तिमाही में तो बहुत बुरा हाल था, वो केवल 2.2% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी। तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है, या जो आप PMI नंबर कह रहे हैं, वहाँ पर नंबर आगे किस तरह से सस्टेन कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, PMI नंबर 5.1 के आसपास का आया अभी जनवरी के लिए। वहाँ पे अगले कुछ महीनों में मैन्युफैक्चरिंग के नंबर किस तरह से आते हैं, PMI के आंकड़े किस तरह से आते हैं। महंगाई एक ऐसा मोर्चा है जहाँ पे एक बड़ी राहत दिखाई दी है। 4% का जो कंफर्टेबल रेंज होता है, बिल्कुल उसके भी नीचे चली गई। हाँ, 7 महीनों के पीछे आपने पेच बताया था कि वो सीजन वाला मामला है। बिल्कुल, वो एक तो बड़ी वजह यह है कि सर्दियों का सीजन होता है, सब्जियों का आउटपुट ज़्यादा होता है पूरे देश में। आप देख लीजिए, उस वक्त पे सब्जियों के दाम कम होते हैं और जो फूड इन्फ्लेशन है वो डाउन होता है। तो कुल मिला के वहाँ उसके जरिए आपको राहत मिलती है। जी। इस दौरान हार्वेस्ट भी अच्छा हुआ। और अब जो फसल आने वाली है, गेहूं की फसल आएगी, सरसों की फसल आएगी, दूसरी जो रबी सीजन की क्रॉप्स जो आने वाली हैं, उसको लेके भी संभावना ये जताई जा रही है कि अच्छी क्रॉप्स रहेंगी। और वो फिर असर अगर आगे दिखाई देता है, गेहूं के दाम सस्ते होते हैं या दूसरे खाद्यान्नों के दाम सस्ते होते हैं, चावल सस्ता होता है, तो फिर वो असर दिख सकता है। लेकिन इसमें मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट की बात है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी एक बड़ी रिपोर्ट जो अपनी हालिया जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत एक मजबूत पायदान पे खड़ा हुआ है और भारत में आने वाले वक्त में कंजम्पशन और डिमांड ये तेजी से बढ़ने वाली है। पूरे दुनिया भर के लिए भारत का मार्केट एक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मार्केट कंजम्पशन के लिहाज से हो सकता है। उन्होंने कुछ मैक्रो रिस्क बताए हैं, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ग्लोबल फैक्टर हैं, उसके अलावा अमेरिका का फैक्टर है कि वो जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं या अमेरिका का जो टैरिफ का चक्कर है, वो थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भारत की बढ़ती आबादी, भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत में अच्छी डेमोक्रेसी का जिस तरह से चलता हुआ मामला है, और फंडामेंटली इंडिया स्ट्रांग है, और इस वजह से भारत आगे चलने वाले आगे के वक्त में एक अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं शेयर बाजार की। देखिए, शेयर बाजार में पिछले कई महीनों से उठापटक का जो दौर है वो चल रहा है। बाजार में लगातार बिकवाली हावी है। इन सबके बीच दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बहन और जीजा को बाजार से दूर रहने की सलाह दी थी और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। और आज के डेट में उनकी बहन और जीजा ने बिना शेयर बाजार में पैसा लगाए अच्छी संपत्ति बना ली, और वो भी बिना किसी तनाव के, बिना रिस्क के। अब आप इस खबर को देखकर सुनकर हैरान परेशान हो रहे होंगे कि भाई, मेरा पोर्टफोलियो तो 20 से 30% गिरा हुआ है, SIP किया था, वो भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अब करें तो करें क्या? सर, मेरा आपसे सवाल है कि देखिए, शंकर शर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। देश की अधिकतर आबादी को बाजार की समझ एकदम नहीं है। कब खरीदना है, कब किस लेवल पर बेचना है, पता नहीं है। ऐसे में शंकर शर्मा की जो सलाह है कि अपना 40% पैसा जो है अच्छे FD में डालो, 30% सोने में डालो और 30% जो है शहर से 25 किलोमीटर दूर की जमीन में लगाओ, वाली जो बात है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, शंकर शर्मा जो बात कह रहे हैं
वो एक व्यापक तौर पर उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। देखिए, आप भारतीय बाजारों में रश का दौर कब से देखते हैं ये हमें समझना होगा जी। आफ्टर कोविड में इसकी शुरुआत 2019-2020 से हुई, जब कोविड आया, जब लोगों के पास कुछ पैसा एक्यूमुलेट हुआ, जब लोगों को लगा कि वो घर बैठे काम कर रहे हैं और खाली वक्त में वो बाजार में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। जब पिछले कुछ वक्त में मार्केट्स में अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आए। बुल रैली, इस पूरा रैली और इस पूरी जो हालात थे एक असाधारण, उसने भारत में लोगों को नए डीमैट खाते खुलाने, मोबाइल के जरिए जब सहूलियत मिली ट्रेडिंग करने की, तो लोगों को इस तरफ भेज दिया कि आप जाओ और जाकर मोबाइल के जरिए आप कहीं बैठे, आप कहीं पर बैठकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत एक आसान तरीका बना दिया गया इन्वेस्टमेंट करने का, शेयरों में ट्रेडिंग करने का। उसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि 8-9 करोड़ डीमैट खाते से संख्या आज 18-19 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। बड़ी तादाद में लोग म्यूचुअल फंड में घुस गए और SIPs करने लगे। वहां से दौर शुरू हुआ फिर रिस्क लेने का, कि न केवल हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं बल्कि शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग करना, और फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात आई। पिछले 1.5-2 साल से लगातार सेबी इस बात के लिए आपको आगाह कर रहा है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मत जाइए, आप ट्रेडिंग को मत कीजिए, आपको आना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। सेबी ने डेटा दिया, सेबी ने स्टडीज़ कराई कि कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग पैसा कमा पाते हैं। पहले 10 में से 9 लोगों को नुकसान हो रहा था सर, वो आंकड़ा बढ़कर 93 हो गया। औसत नुकसान 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच रहा है सर। बिल्कुल। और अब हुआ क्या, साथ के साथ जब मार्केट में लोग आए तो इन्फ्लुएंसर की तादाद भी बढ़ गई। सोशल मीडिया के साथ कई घटनाएं एक साथ ऐसी हुई। फिर इन्फ्लुएंसर आए, किसी ने बताया कि मैंने 20 करोड़ का पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया, किसी ने बताया 10 करोड़ का खड़ा कर लिया। कई तो ये कह रहे हैं सर कि मैं डेली 1-2 लाख रुपए छाप रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसे भी लोग हैं जिनके ना खाते देखे गए, ना किसी को पता चला। है वो फेक्ड पोर्टफोलियो का, सारे फेक हों ये नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कुछ सही भी है, जेन्युइन भी है, लेकिन वैसे फर्जी लोग भी हैं। सर उसको मैं अभी जोड़ रहा हूँ शंकर शर्मा की बात से। कह रहे हैं कि जो आप लोग को लग रहा है कि बाजार में बहुत मोटा माल बनाया जा रहा है, मात्र 60 से 70 लोग ही हैं। फीसदी में मैं गलत बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 60 से 70 लोग हैं जिनको मोटा पैसा बना है। शंकर शर्मा का स्टेटमेंट है। तो वही, अब उसको पकड़ के चलिए आप आम आदमी के साथ, जिसने मार्केट के बारे में जाना नहीं, जिसने मार्केट को पढ़ा नहीं, जिसने समझा नहीं, जिसने कंपनियों के फंडामेंटल नहीं पढ़े, जिसने कंपनियों के कारोबार को नहीं पढ़ा, जिसे एक टिप आई कि आप फलां कंपनी को खरीद लीजिए, इसने पिछले 1 साल में 500% का रिटर्न दिया है, और आप वहां पर दौड़ गए, आपने वहां पैसा लगा दिया। आपको कोविड के टाइम ऐसा हुआ कि जिसने आंख मूंद कर कहीं भी डाला वहां किसी का 200%, किसी का 500%। तो सबको लगा कि मार्केट एक्सपर्ट हो गए। सबको ये लगा कि भाई मार्केट हमेशा बुल रन में चलेगा, अब यहां से पीछे वापसी का कोई आसार, कोई आशंका है नहीं। वही गड़बड़ी हुई जब लोगों को पास पढ़ाई नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, और उस वक्त आप मार्केट में घुसे। आपको ये नहीं पता था कि एंट्री कहाँ करनी है, आपको ये नहीं पता कि एग्जिट कहाँ करना है। आप ऊंचे लेवल पर खरीदा हुआ आदमी और लोअर लेवल पर आपके पास निकलने का लॉस के साथ लॉस बुक करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं था जी। ऐसे वक्त पर मैं भी ये समझता हूँ कि क्या वाकई अब ये दौर आ गया है जहाँ पर आपको जो निवेश के जो पुराने तरीके थे, जो हमारी पीढ़ियों पहले के जो स्थापित तयशुदा चीज़ें थी कि भैया यहाँ पैसा हम लगाएंगे, ज़मीन खरीदनी है जी, गोल्ड खरीदना है, गोल्ड जरूर खरीदो, गोल्ड खरीदा, FD कर लीजिए, पैसा सुरक्षित है, चाहे कुछ हो जाए आपका पैसा 8% रिटर्न मिलेगा, पक्का है। जी। कईयों ने तो सर ये समझ के भी पैसा डाला कि जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हुआ करती थी 7 साल 8 साल में पैसा डबल हो जाएगा। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं भली भांति इन चीज़ों को जानता हूँ। आज सुबह भी मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव से भी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी इस बात को कहा। मैंने उनको कहा कि शंकर शर्मा कोई नई बात नहीं कह रहे हैं मैडम, बताइए पहले के ज़माने में लोगों के पास क्या ही ऑप्शन थे। पूरे दुनिया में सर सबसे ज़्यादा अगर सोना किसी के पास है तो भारत के पास है, भारत की महिलाओं के पास है। तो वो बेटी की शादी करनी हो या किसी भी चीज़ का आयोजन हो वो सोना रखती हैं। आदमी के पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बचा, FD आदमी करा लेता था, कुछ नहीं तो जमीन तो खरीदना ही खरीदना है। 60% जो आबादी है देश की सर वो अभी भी एग्रीगेरियन है, रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण क्षेत्र में आती है। तो ये कुछ नया तो बता नहीं रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं। और गोल्ड की आपने बात की, पिछले साल का रिटर्न देख लीजिए, गोल्ड ने आउटपेस किया है, गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है सेंसेक्स को और निफ्टी को। 21-22% लास्ट ईयर रिटर्न मिला है। इसी साल अब तक अच्छा खासा 10-12% रिटर्न, अगर मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, तब भी 10-11% के आसपास गोल्ड का रिटर्न इसी साल है।
अगले सिर्फ 2 महीने में जी। और मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। ओके। तो अल्टीमेटली बात वही आती कि जो भारत की जो पुरानी स्थापित परंपरा है कि आप सॉलिड एसेट्स में पैसा लगाइए, और जिसको अब शंकर शर्मा या बहुत सारे दूसरे लोग भी कह रहे हैं, गोल्ड ETF का आप देख लीजिए, वहाँ पे इन्फ्लोज बढ़ गए 99%। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड ही एकमात्र तरीका ऐसा नहीं है जहाँ पर कि आपको निवेश करने पर तगड़े रिटर्न मिले। ठीक ठाक रिटर्न आपको दूसरी जगहों पे मिल जाएंगे और कम से कम आपको हाथ नहीं जलाने पड़ेंगे जी। बाजार जो बार बार ये बात बाजार आपको बता रहा है वो ये बात है कि बाजार में अगर आप आ रहे हैं तो पक्का मन बना के आइए, लंबे वक्त के लिए आइए और पढ़ लिख कर तैयार होकर आइए। बिना पढ़े लिखे आंख बंद करके टिप्स पे खरीद लेना, न्यूज़ पढ़ ली कुछ और खरीद लेना, और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि आज खरीदा है परसों मुझे 15% का रिटर्न मिल जाए, 10% का रिटर्न मिल जाए। ये जब मेंटेलिटी हो जाती है आपकी कि बहुत शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा रिटर्न, क्विक मनी वाला जो मामला है जी, वहाँ पे हाथ जलते हैं। और वही हाल अभी हम देख रहे हैं जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है पैसा खत्म हो गया है मार्केट में। कुछ शंकर शर्मा का ही ट्वीट था कि 500-700 बिलियन डॉलर इंडियंस के डूब गए हैं मार्केट में, और सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया कि 10 बिलियन डॉलर। और ये चीज हम भी देख रहे हैं कि असर इसका अब SIPs पे दिख रहा है, असर अब इक्विटी इन्फ्लो में भी। स्टॉपेज रेशियो देखिए ना सर, हाँ, SIP का बंद कराने वाला जो डेटा है वो देखिए ना, खाता जो क्लोज किया गया SIP का 122% पे पहुंच गया है फरवरी का डेटा। कहा जाता था SIP का सपना इसलिए बेचा जाता था कि बस SIP कीजिए, करोड़पति बन जाइए। अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट चलने लगा था सर कि भाई काम कौन करेगा, अब 40 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। और वो सब सपना जो है आज धरातल में जाता हुआ दिख रहा है। SIP के रिटर्न्स जो हैं 20%, 30% डेंट दिखा रहे हैं माइनस में। इसमें एक चीज़ और भी है, जो मार्केट एनालिस्ट्स हैं, जो जानकार हैं, जो बैठते हैं, जो बताते हैं, वो मार्केट बुल रन में होता है तो वो तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं कि ये खरीद लो, फलानी चीज़ खरीद लो, ढिकानी चीज़ खरीद लो। और जब मार्केट बैठता है तो वो सबसे पहले हाथ झड़ा के खड़े हो जाते हैं कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, बताइए अब तो ये ऐसी हालात हो गए, वैसे हालात हो गए। तो एक बाजार को लेके कोई एक सर्टेन प्रेडिक्शन कोई करने की स्थिति में नहीं है। गंभीर मसला है प्रवीण सर कि शेयर मार्केट की गिरावट की वजह से रिटेल सेल्स के आंकड़े गिर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी हाल में ही जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, जब सी अनंत नागेश्वरन जो CA हैं सरकार के, बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, उसमें भी इस बात की चिंता जताई गई थी कि देश में ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। यानी लोग म्यूचुअल फंड, शेयर बाजारों में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बैंक का डिपॉजिट्स में नहीं लगा रहे। बैंक परेशान है पिछले 1.5-2 साल से कि उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे। लोग बैंक से कर्ज ले रहे हैं, बाजार में पैसा लगा रहे हैं, SIP में पैसा लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर अब इन्वेस्टर्स को भी समझने की ज़रूरत है। शंकर शर्मा जैसे भी लोग बता रहे हैं कि भाई अपना कुछ पैसा ऐसे असेट्स में भी लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए, जहाँ पे कि लैंड हो गया, जहाँ पे गोल्ड हो गया, या जहाँ पे बाकी के FD जैसे एक सॉलिड हो गए, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गई, जिन पे एक पक्का भरोसा है, सरकार की गारंटी है या बैंक का एक भरोसा है। वहाँ पे बाजार में आपके पास किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। ओके, चलिए आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाया, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू विशाल। तो अब इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।